हेलो माय स्टूडेंट्स, डी एंड ए ब्लॉक चैप्टर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग ब्लू विट्रियोल को पढ़ने वाले हैं। डी एंड ए ब्लॉक चैप्टर में हम लोग को 3 कंपाउंड स्टडी करना है। एक का नाम है ब्लू विट्रियोल, एक का नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट और एक का नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। इन 3 कंपाउंड को हम लोग 3 वीडियो लेक्चर में 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग ब्लू विट्रियोल को पढ़ने वाले हैं। ब्लू विट्रियोल का फार्मूला आप लोग को याद है CuSO4.5H2O। जो मैंने पिछले क्लास में आप लोग को कलर बताया था, तो उसका कलर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 के कारण ब्लू होता है। याद रहे कि कोई भी कंपाउंड जो कलर शो करता है वो एक्वस सॉल्यूशन में शो करता है। एक्वस कहने का मतलब जब उसको वाटर में मिक्स करते हैं तो उसका कलर ब्लू दिखता है। तो इस कंपाउंड में हम लोग को कलर नहीं, इसके प्रिपरेशन को जानना है कि CuSO4 को कैसे तैयार किया जाता है। तो हमको इसको कैसे बनाना है इसके बारे में जानना है। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा कि ब्लू विट्रियोल को प्रयोगशाला में कैसे तैयार किया जाता है, तो इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो जानिए आप लोग कि CuSO4 को लैब में जो प्रिपेयर किया जाता है वो 3 कंपाउंड से प्रिपेयर कर सकते हैं। तीनों में से कोई भी ले लेंगे तो CuSO4 बन जाएगा। एक है हम लोग के पास CuO, जो आप लोग को बोर्ड पर दिखा हुआ मिल रहा है कि यहाँ पर एक है CuO, दूसरा है CuOH का होल 2 और तीसरा है CuCO3। तो पहला हम लोग के लिए है, अच्छा हम लोग जानते हैं कि कॉपर 2 तरह का आयन बनाता है, एक है क्यूप्रस और दूसरा है क्यूप्रिक। आप लोग को याद होगा कि ये जो Cu है ये 2 तरह के आयन को रिप्रेजेंट करता है। एक होता है Cu प्लस और एक होता है Cu2 प्लस। इसका मतलब यहाँ पे वैलेंसी 1 है और यहाँ पे वैलेंसी 2 है। तो याद रखना है कि जब वैलेंसी कम होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्यूप्रस, अब जब वैलेंसी ज़्यादा होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्यूप्रिक। तो याद रहे कि इक में वैलेंसी ज़्यादा होता है और अस में वैलेंसी कम होता है। तो कॉपर जो है ये 2 तरह के आयन को रिप्रेजेंट करता है नेचर में, एक Cu प्लस को और एक Cu2 प्लस को। तो यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं कि ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है, SO4 का भी चार्ज -2 होता है और CO3 माइनस इसका भी चार्ज -2 होता है। तो याद रहे तीनों का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -2 है। ऑक्सीजन का भी वैलेंसी 2 है, सल्फेट का भी वैलेंसी 2 है और कार्बोनेट का भी वैलेंसी 2 है। तो ये तीनों का वैलेंसी जो है वो 2 है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि CuO बना है, तो CuO को हम लोग क्यूप्रस ऑक्साइड बोलेंगे कि क्यूप्रिक ऑक्साइड बोलेंगे। तो दिख रहा है कि इसका वैलेंसी 2 है और इसका भी 2 रहा होगा, 2 कट गया होगा तो ये बना होगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा क्यूप्रिक ऑक्साइड। याद रखना है कि इसका नाम क्या होगा? क्यूप्रिक ऑक्साइड। इसमें क्या देख रहे हैं कि OH का वैलेंसी 1 होता है। आप लोग को मैंने पिछले क्लास में बताया था कि ये जो OH है इस पर 1 माइनस होता है। इसका वैलेंसी 1 है तो यहाँ पर 1 आया और इसका वैलेंसी 2 है तो यहाँ पर 2 आया। तो इसमें भी दिख रहा है कि इसका वैलेंसी 2 है, इसका मतलब ये भी क्यूप्रिक है। तो क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पर देख रहे हैं कार्बोनेट, कार्बोनेट का भी वैलेंसी 2 है। तो इसका मतलब इसका 2 यहाँ आया होगा और इसका 2 यहाँ गया होगा, 2 कट गया होगा। तो इसका मतलब ये भी क्यूप्रिक है, तो ये भी हो जाएगा क्यूप्रिक कार्बोनेट, क्यूप्रिक कार्बोनेट। तो हम लोग को किस चीज का प्रिपरेशन करना है? तो हम लोग को प्रिपरेशन करना है CuSO4.5H2O। तो पहले हम लोग को CuSO4 बनाना होगा। तो ये कैसे बनेगा? तो इन तीनों में से किसी एक का रिएक्शन हम लोग करवाएंगे H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड 2 तरह के होते हैं, एक कॉन्क और एक डाइल्यूट। तो याद रखना है कि कॉन्क किसको बोलेंगे? जिसमें एसिड का परसेंटेज ज्यादा हो और वाटर का परसेंटेज कम हो, तो उसके नाम में कॉन्क लगता है। और एक होता है डाइल्यूट, डाइल्यूट मतलब उसमें वाटर परसेंटेज ज्यादा हो और एसिड परसेंटेज कम हो। तो याद रखना है कि अगर हम लोग बात करें H2SO4 का, तो ये H2SO4 2 टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है कॉन्क और एक हो सकता है डायल। डायल का फुल फॉर्म है डाइल्यूट और कॉन्क का फुल फॉर्म है कंसंट्रेटेड। हिंदी में बोलते हैं तनु और इसको बोलते हैं सांद्र। तो याद रखना है कि कॉन्क कब होगा? तो कॉन्क तब होगा जब उसमें एसिड का परसेंटेज ज्यादा होगा। मान लीजिए कि H2SO4 में इसका परसेंटेज ज्यादा और पानी का परसेंटेज कम हो। जैसे हम लोग बोलेंगे अगर 98% H2SO4
98% H2SO4 इन एक्वस सॉल्यूशन। क्या मतलब, इसमें 98% H2SO4 है तो बाकी 2% क्या है, तो 2% इसमें वाटर है। तो इसका मतलब वाटर ज्यादा हुआ, ये एसिड ज्यादा हुआ, तो एसिड ज्यादा है तो ऐसे को हम लोग कॉन्क बोलेंगे, ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्क। और अगर हम बोल दें इस तरह से बोल दें कि 2% H2SO4, तो 2% H2SO4 अगर हम लोग बोलेंगे तो इसका मतलब इसमें H2SO4 2% है, तो बाकी 98% क्या, तो 98% जो है वो वाटर है। तो याद रहे कि जब वाटर ज्यादा होगा तो उसको डाइल्यूट कहते हैं, डाइल कहते हैं, और जब एसिड ज्यादा होगा तो उसको हम लोग कॉन्क कहते हैं। तो याद रखना है कि इन तीनों में से किसी भी एक का रिएक्शन अगर हम लोग डाइल्यूट H2SO4 के साथ करवा दें तो हम लोग को मिल जाता है CuSO4। इसका प्रिपरेशन हो जाता है। देखते हैं कि रिएक्शन कैसा है। तो तीनों में से कोई भी हम लोग ले सकते हैं, तो तीनों को हम लिख रहे हैं पर आप लोग को कोई एक ही लेना है। यहां पर है CuO, इसका रिएक्शन करवाना है डाइल्यूट, शॉर्ट में डाइल लिखते हैं, डाइल H2SO4 के साथ। अगर इसके साथ इसका रिएक्शन हुआ तो क्या बनेगा, तो आप लोग ठीक से सोचिए कि Cu यहाँ पर मेटल है, इसका पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव पार्ट से रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर Cu का रिएक्शन हो जाएगा किसके साथ, SO4 के साथ। तो इसका भी वैलेंसी 2 और इसका भी वैलेंसी 2, तो ये डायरेक्ट बना देगा CuSO4 जो हम लोग को यहाँ पे बनाना है। यहाँ पर अब बच गया H2 और यहाँ बच गया O, तो ये H2 और O मिलकर के प्लस में क्या बना देगा, प्लस में बना देगा H2O। तो हम लोग का प्रिपेयर हो गया है ना CuSO4। इसका नाम हम लोग क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर भी देख रहे हैं इसका वैलेंसी 2 है, तो इसका नाम हो जाएगा क्यूप्रिक सल्फेट। क्यूप्रिक सल्फेट जो यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूप्रिक सल्फेट। इसके नाम में हाइड्रेटेड क्यों लगा है, क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच है। तो अगर कोई पूछेगा CuSO4 का केमिकल नेम क्या होता है, तो इसका केमिकल नेम याद रखना है हाइड्रेटेड, है ना, हाइड्रेटेड क्यूप्रिक सल्फेट। हाइड्रेटेड क्यूप्रिक सल्फेट बोलते हैं इसको। और इसका कॉमन नेम पूछेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लू विट्रियोल। तो याद रखना है कि इसका कॉमन नेम है ब्लू विट्रियोल, इसका केमिकल नेम, रासायनिक नाम क्या है, हाइड्रेटेड क्यूप्रिक सल्फेट। तो हम लोग क्या देखें कि अगर CuO का रिएक्शन करवा दे किसके साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो हम लोग को मिल जाता है क्या, CuSO4। ये पॉइंट हो गया। सेकेंड में हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर है CuOH का होल 2, है ना, इसका रिएक्शन भी करवा सकते हैं किसके साथ, तो डाइल H2SO4 के साथ। तो ये रिएक्शन कैसे करेगा, तो हम लोग को पता है कि यहाँ का पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव पार्ट से रिएक्ट करेगा, तो Cu रिएक्शन कर लेगा SO4 के साथ, ये फिर से बना देगा CuSO4 प्लस। अब देख रहे हैं यहाँ पर कि OH 2 गो और हाइड्रोजन भी 2 गो, तो ये दोनों मिलकर के वाटर के 2 मॉलिक्यूल को बना देगा। H2O तो बनेगा, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि OH क्या गो है, 2 गो है, तो इसका मतलब वाटर का कितना मॉलिक्यूल बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ये रिएक्शन हो गया। और यहाँ पर हम लोग तीसरा नंबर में किसको यूज कर सकते हैं, तो यूज कर सकते हैं हम लोग CuCO3, है ना, इसको कॉपर कार्बोनेट भी बोलते हैं या फिर क्यूप्रिक कार्बोनेट भी बोलते हैं। अब इसका भी रिएक्शन हम लोग को करवाना है डाइल H2SO4 के साथ। याद रखना है डाइल मतलब इसमें वाटर परसेंटेज ज्यादा है, तो इस एसिड के साथ अगर रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा, तो याद रहे कि जिसमें भी कार्बोनेट आता है, CO3 आता है, कार्बोनेट आता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। तो ये Cu का रिएक्शन फिर से SO4 के साथ हो जाएगा और ये बना देगा CuSO4, है ना, CuSO4। और प्लस में क्या बन जाएगा, तो प्लस में यहाँ का H2 यहाँ के एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर के बाहर कर लेगा H2O, और प्लस में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करेगा CO2 गैस को बाहर करेगा। ये गैस निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, इसके तीर ऊपर की तरफ। तो याद रखना है कि हम लोग के पास 3 तरीका है किसको बनाने का, CuSO4 को बनाने का। हम लोग CuO से भी बना सकते हैं, CuOH का होल 2 से भी बना सकते हैं और CuCO3 से बना सकते हैं। याद रहे एग्जाम में इन तीनों में से कोई एक रिएक्शन को लिखना है, चाहे इसको लिख सकते हैं या इसको लिख सकते हैं या इसको लिख सकते हैं। हम यहाँ पर तीनों रिएक्शन को बता दिए हैं। अब हम लोग को क्या देख रहे हैं कि हम लोग को ये तो मिल गया जो हम लोग को चाहिए था CuSO4, ये CuSO4 मिल गया, लेकिन अब उसमें 5H2O भी ऐड करना है। तो जरा ध्यान देना है ठीक तरीका से। लैंग्वेज में हम लोग कैसे लिखेंगे, बनाने की विधि में हम लोग लिखेंगे कि जब क्यूप्रिक ऑक्साइड की प्रतिक्रिया तनु H2SO4 के साथ कराते हैं तो CuSO4 का निर्माण होता है। अब जो ये बना इसको छान करके अलग कर ले आता है, छानने को बोलते हैं फिल्ट्रेशन। तो इसको फिल्टर कर ले आता है। फिल्टर क्यों करते हैं, क्योंकि इसका साथ वाटर मिक्स है, सब जगह में वाटर मिक्स है, ये तो गैस बन के उड़ जाएगा।
अब इसको छान करके क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। तो इसके नीचे एक लाइन लिख लेंगे हम लोग, क्या लिख लेंगे कि CuSO4 को छान करके अलग कर लिया जाता है। जब इसको छान के अलग कर लेते हैं तो अब इसका कराते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल के साथ इसका रिएक्शन होगा। तो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ इसका जब रिएक्शन होगा तो ये तीनों के बाद एक लाइन हम लोग लिख देंगे कि इसको छान कर अलग कर लेते हैं, और नीचे लाइन में एक रिएक्शन और लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो वो रिएक्शन होगा कि CuSO4 का रिएक्शन करवाएंगे 5H2O के साथ। याद रहे कि जब किसी कंपाउंड में वाटर को ऐड करते हैं तो इस प्रोसेस का नाम होता है क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीयकरण। क्रिस्टलाइजेशन, तो याद रहे कि इसको बोलते हैं क्रिस्टलीयकरण। तो जैसे इसका क्रिस्टलीयकरण करेंगे तो ये 5 मॉलिक्यूल इसमें आकर के अटैच हो जाएगा और ये बना देगा CuSO4। याद रखना है कि ये बना देगा CuSO4 और डॉट में आ जाएगा 5H2O। डॉट में क्या आ जाएगा 5H2O। तो याद रखना है इस बात को। तो हम लोग को एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में आएगा कि ब्लू विट्रियोल को कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले याद रखें कि ब्लू विट्रियोल जो है ये पानी में घुलता है लेकिन अल्कोहल में नहीं घुलता। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि ये जो ब्लू विट्रियोल है ये किसमें ओ घुलनशील होता है। तो याद रखना है कि ब्लू विट्रियोल जो होता है वो अल्कोहल में ओ घुलनशील होता है और वाटर में घुलनशील होता है। मतलब वाटर में ये सोल्यूबल होता है और अल्कोहल में ये इनसोल्यूबल होता है। अब हम लोग को जानना है कि इसका प्रिपरेशन। तो याद रखना है कि इसमें 2 स्टेप है। पहला स्टेप में ये तीनों में से किसी एक का रिएक्शन करवा देंगे, किसके साथ, डायल H2SO4 के साथ। अब प्रिपेयर कर लेंगे किसको, CuSO4 को। और दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि इसको छान के अलग कर लेंगे और लास्ट स्टेप में इसमें हम लोग नमी के साथ, वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवा देंगे और वाटर के साथ जब क्रिस्टलीकरण कराएंगे, क्रिस्टलाइजेशन कराएंगे तो हम लोग को CuSO4.5H2O का प्रिपरेशन हो जाएगा। तो ये हम लोग का पहला कंपाउंड कंप्लीट हुआ। अब हम लोग को इसमें जानना है कि इसको गर्म करने पर क्या होता है। तो आप लोग पहले इसको उतारिए। लिख लिया आप लोग। तो अभी हम लोग ये देखें कि ब्लू विट्रियोल जो है वो इसका कॉमन नेम है और हाइड्रेटेड क्यूप्रिक सल्फेट जो है ये इसका रासायनिक नाम है। 2 तरीका है। पहला में हम लोग क्या किए थे कि पहला में हम लोग डायल H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएं और CuSO4 बना लिए। और उसका सेकंड स्टेप में क्या किया, सेकंड स्टेप में इसका क्रिस्टलाइजेशन कर लिए, क्रिस्टलीकरण कर लिए। क्रिस्टलीकरण में क्या, वाटर को ऐड करना है और वाटर को ऐड करने के बाद ये बना दिया CuSO4.5H2O। तो इसका क्रिस्टल हम लोग को प्राप्त हो गया। अब हम लोग के पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या होता है जब CuSO4 ब्लू विट्रियोल को गर्म किया जाता है। क्वेश्चन कैसे आएगा, व्हाट्स हैपन व्हेन ब्लू विट्रियोल इज हीटेड। व्हाट्स हैपन व्हेन ब्लू विट्रियोल इज हीटेड। हम लोग को जानना है कि क्या होता है जब ब्लू विट्रियोल को गर्म किया जाता है। तो क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग कि क्या होता है जब ब्लू विट्रियोल को गर्म किया जाता है। क्या होता है जब ब्लू विट्रियोल को गर्म किया जाता है। समझिए यहाँ पे यही हम लोग के पास ब्लू विट्रियोल, इसका प्रिपरेशन हम लोग देख लिए CuSO4.5H2O। इसको हम लोग को गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा ये जानना है और कौन सा गैस बाहर होता है, ध्यान देना जरा। तो हम लोग के पास में क्या है, तो हम लोग के पास में है CuSO4.5H2O, है ना, CuSO4.5H2O। अगर हम लोग इसको 100 डिग्री C पर गर्म कर दें, अगर इसको हम लोग 100 डिग्री C पर गर्म कर लें तो याद रखना है कि इससे 4 वाटर का मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है। 4 वाटर का मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है, मतलब ये बन जाता है CuSO4.H2O। याद रखना है कि 100 डिग्री C पर अगर इसको गर्म करेंगे तो इसका वाटर का 4 मॉलिक्यूल गैस बन करके उड़ जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा और ये बदल जाएगा किसमें, CuSO4.H2O में। अगर आप चाहते हैं कि इसका टोटल वाटर मॉलिक्यूल हट जाए तो याद रखना है कि इसको 250 डिग्री C पे गर्म करना है। 150 डिग्री C पर अगर इसको हीट कर दें, ये हीट का साइन है, अगर इसको गर्म कर देंगे तो ये जो बचा हुआ H2O है ये भी रिलीज हो जाता है। तो ये बना देता है केवल CuSO4। याद है ये बिल्कुल सूखा हुआ है, अनाद्र है, इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड क्यूप्रिक सल्फेट, है ना। इसका नाम हो जाएगा क्या, अनहाइड्रस क्यूप्रिक सल्फेट। अनहाइड्रस उसको बोलते हैं जिसमें वाटर नहीं रहता है। तो ये हम लोग को बन जाएगा। और अगर इसको फिर से गर्म कर दे 750 डिग्री C,
इसको अगर 750 डिग्री सी पर गर्म कर दिया जाए तो याद रखना है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है और ये बदल जाता है CuO में और प्लस में SO3 गैस रिलीज हो जाता है। यहाँ दिख रहा है ऑक्सीजन 4 है, 3 और 1 4, यहाँ पर कॉपर है, कॉपर एक सल्फर और एक सल्फर यहाँ भी है, तो ये हम लोग का बैलेंस है। तो ये हम लोग को पूरा रिएक्शन लिखना होगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि क्या होता है जब ब्लू विट्रियल को गर्म करते हैं, तो आंसर लिख देंगे कि जब ब्लू विट्रियल को हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज होता है ना। और ये रिएक्शन वहां पर दिखाना होगा कि इसको अगर 100 डिग्री सी पर गर्म करेंगे तो ये बदल जाएगा CuSO4.H2O में एक वाटर का मॉलिक्यूल बचा रहेगा, इसको भी हटाना है। तो याद रहे कि 250 डिग्री सी पे गर्म करेंगे तो ये इसमें बदल जाएगा। याद रहे कि ये बिल्कुल सूखा हुआ अनाद्र है, अनहाइड्रस है और इसका कलर होता है व्हाइट। याद रहे कि CuSO4 अगर सूखा हुआ है तो इसका कलर व्हाइट है, लेकिन अगर इसके साथ वाटर मिक्स है तो इसका कलर है ब्लू। तो याद रहे ये ब्लू कलर तब तक है जब तक ये वाटर के साथ है। अगर इससे वाटर हट जाएगा तो इसी का कलर क्या जाता है, इसी का कलर हो जाता है व्हाइट। तो इस रिएक्शन को लिखना है, लिखिए आप लोग। लिख लिया आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या होता है जब कॉपर की प्रतिक्रिया कॉन्क H2SO4 के साथ कराते हैं। अभी तक जो रिएक्शन हो रहा था वो डायल के साथ हो रहा था। अगर हम लोग को बोला जाएगा कि कॉन्क के साथ अगर कॉपर का रिएक्शन करवा दें तो क्या होगा, तो क्वेश्चन लिखिए आप लोग कि क्या होता है जब कॉपर की प्रतिक्रिया कॉन्क H2SO4 के साथ कराते हैं, सांद्र H2SO4 के साथ कराते हैं। लिख लिए। क्या होता है जब कॉपर की प्रतिक्रिया कॉन्क, हिंदी हो गया सांद्र, फुल फॉर्म में कंसंट्रेटेड, कॉपर की प्रतिक्रिया कॉन्क H2SO4 के साथ कराते हैं। लिख लिया आप लोग। तो अभी हम लोग देखे थे कि डाइल्यूट के साथ करा देते हैं। अब यहां पर कॉन्क है तो याद रखना है कॉन्क के साथ में क्या होगा, बनेगा तो वही चीज, ये पॉजिटिव पार्ट है मेटल है ना, तो इस ये रिएक्शन हमेशा किससे करेगा, निगेटिव के साथ। याद रहे मेटल हमेशा निगेटिव पार्ट के साथ रिएक्शन करता है, तो ये बना देगा CuSO4। अब यहां पर दिख रहा है कि हाइड्रोजन है, याद रहे किसमें वाटर बनता है और प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है जो हम लोग को आंसर में लिखना है। ये आंसर में क्या लिखना है कि जब कॉपर की प्रतिक्रिया कॉन्क H2SO4 के साथ कराते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर होता है, और जबकि ब्लू विट्रियल को गर्म करते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड, याद रहे कि 2 रहेगा तो डाई, और इसके पहले जो गर्म किए थे वो ट्राई था, तो वहां पर SO3 बना था। इसको गर्म करने पर SO3 गैस बाहर होता है, और कॉन्क के साथ अगर इसका रिएक्शन करवा दें तो याद रखना कि SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर होता है। तो ये हम लोग के पास रिएक्शन है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं कि बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस के लिए यहाँ पर 2 लगा दीजिए और यहाँ पर भी 2 लगा दीजिए। तो दिख रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन हम लोग को कितना आ गया 4, तो यहाँ पर भी ये 4, ऑक्सीजन हो गया 4 2 6 और 2 8, यहाँ पर हो गया 4 दूना 8, तो बैलेंस हो गया। तो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे कि जब कॉपर की प्रतिक्रिया कॉन्क H2SO4 के साथ कराते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या होता है, बाहर होता है। ठीक है, इसी तरह से छोटा छोटा कुछ रिएक्शन और है, उसको भी देख लेते हैं। ये जो कंपाउंड बना CuSO4, क्वेश्चन देगा कि क्या होता है जब CuSO4 की प्रतिक्रिया आयरन के साथ, लोहा के साथ कराते हैं। अगर इसका प्रतिक्रिया आयरन के साथ कराएंगे तो क्या होगा, तो याद रखना है कि कॉपर और आयरन में कॉपर का रिएक्टिविटी कम है, ये कम क्रियाशील है, ये ज्यादा क्रियाशील है। याद रखना है कि हम लोग के पास में नोबेल मेटल एक नोबेल गैस है जो ग्रुप नंबर 18 को कहते हैं, ये नोबेल मेटल हम लिख रहे हैं। इसमें आता है प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। याद रखना है कि ये 4 को नोबेल मेटल कहते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि नोबेल मेटल, याद रहे कि नोबेल गैस अलग है और नोबेल मेटल अलग है। नोबेल गैस कहते हैं ग्रुप नंबर 18 को, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन को, लेकिन यहाँ पर नोबेल मेटल लिखे हैं। नोबेल मतलब वो होता है जिसका की क्रियाशीलता कम हो, जो रिएक्शन में कम भाग लेता है, जल्दी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो याद रखना है कि प्लेटिनम जल्दी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है,
सोना जो है, गोल्ड जो है, ये भी जल्दी रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, चांदी नहीं लेता है, कॉपर नहीं लेता है। तो ये सब का क्रियाशीलता कम है, ये सब नॉर्मली किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो याद रखना है कि लोहा का रिएक्शन रिएक्टिविटी ज़्यादा है, अगर इसको हवा में छोड़ दिया जाए तो तुरंत इसमें जंग लग जाता है, ये रिएक्शन कर लेता है, लेकिन कॉपर में जंग नहीं लगता। याद रखना कि इसका रिएक्टिविटी कम है, तो इसका रिएक्टिविटी कम है, इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो ये आसानी से यहाँ से कॉपर को हटा देगा। तो याद रखना कि आयरन जो है यहाँ से कॉपर को हटाएगा तो ये क्या बना देगा, तो ये बना देगा FeSO4 प्लस में ये कॉपर मुक्त हो जाएगा। तो याद रखना कि कॉपर अगर मुक्त करना है, कॉपर किसी से निकालना है, तो इसका डायरेक्ट रिएक्शन किसे करवा सकते हैं, आयरन के साथ करवा सकते हैं। आ रहा है बात समझ में? अगर आयरन को यूज नहीं करना है तो इसके जगह पर हम लोग जिंक भी यूज कर सकते हैं। याद रखना है कि जिंक का भी रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा होता है, तो ये आसानी से यहाँ से कॉपर को हटा देगा। तो ये हम लोग का क्या बना देगा, ये बना देगा ZnSO4 और प्लस में रिलीज क्या हो जाएगा, प्लस में रिलीज हो जाएगा कॉपर। तो याद रखना है ये सब रिएक्शन को। तो ये हम लोग का एक कंपाउंड है क्या, CuSO4। उतारिए इसको आप लोग। लिख लिया आप लोग। तो लास्ट क्वेश्चन अब ब्लू विट्रियोल से रिलेटेड। ब्लू विट्रियोल से एक CBSE बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर ब्लू विट्रियोल को कॉम्प्लेक्स में चेंज किया जाए, जटिल यौगिक में चेंज किया जाए, तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल अटैच होंगे, वाटर के कितने मॉलिक्यूल जुड़ेंगे। क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। पहले क्वेश्चन लिखिए कि यदि ब्लू विट्रियोल को जटिल यौगिक में, जटिल यौगिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जटिल यौगिक में बदला जाए तो जल के कितने अणु कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़ेंगे, जल के कितने अणु कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़ेंगे। लिख लिए। इसका आंसर लिखिए 4, इसका आंसर लिखिए 4 क्या है जरा समझिए। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि ब्लू विट्रियोल को अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बदले, जटिल यौगिक बदले, तो यहाँ पे तो दिख रहा है कि जल का 5 अणु है, तो पांचों का पांचों जुड़ना चाहिए, पर 5 जुड़ता नहीं है। इसका आंसर होता है 4। और ये IIT में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है और CBSE बोर्ड में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जरा ध्यान देना है कि क्या है क्वेश्चन। सबसे पहले समझिए कि जटिल यौगिक क्या है। बिग ब्रैकेट के अंदर अगर कोई फार्मूला लिखा जाए तो उसको हम लोग जटिल यौगिक कहते हैं। तो कहता है कि अगर इस फार्मूला को जटिल यौगिक में बदलें तो ये कितने वाटर मॉलिक्यूल को अपने साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा अटैच करता है, जोड़ता है। तो याद रखना है कि इसको जब जटिल यौगिक में बदलते हैं तो ये बन जाता है, ये बन जाता है CuH2O का होल 4 बिग ब्रैकेट क्लोज और बाहर में आता है SO4। इस तरह का जटिल यौगिक बनाता है। तो दिख रहा है कि यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल 5 है, लेकिन जब ये जटिल यौगिक में बदलता है तो इसका 4 मॉलिक्यूल ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इससे अटैच होता है। क्या मतलब कि यहाँ पर है Cu और H2O एक यहाँ पर है, इसके पास OH2 लिख रहे हैं, H2O को OH2 भी लिख सकते हैं। इसके पास लोन पेयर OH2, इसके पास भी लोन पेयर OH2, इसके पास भी लोन पेयर और OH2, इसके पास भी लोन पेयर। ये चारों लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जाता है कॉपर के पास, तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है और ये कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जिसको कि SO4 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसलिए इस पे 2 को माइनस आता है और इस Cu के ऊपर में 2 को प्लस आता है। तो क्या देख रहे हैं कि 1 2 3 4 वाटर का मॉलिक्यूल इस कॉपर से अटैच है, किस बॉन्ड से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, और एक जो बच जाता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू इससे अटैच होता है। तो याद रखना कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन ये पूछा था कि ब्लू विट्रियोल को अगर जटिल यौगिक में बदला जाए, ब्लू विट्रियोल को, ये जटिल यौगिक नहीं है, ये जटिल यौगिक है। याद रहे जटिल यौगिक को पहचानने का तरीका है कि उसमें बिग ब्रैकेट के अंदर फार्मूला लिखा रहता है। तो अगर ब्लू विट्रियोल को जटिल यौगिक में बदला जाएगा तो उसका 4 वाटर का मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट, ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड का नाम क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये डोनर और ये एक्सेप्टर जो हम लोग 11 में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे 4 वाटर का मॉलिक्यूल इससे अटैच होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, याद रहे कि इसका आंसर हो जाएगा 4, है ना। और इसको और भी अच्छा से समझ में आएगा जब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। अगला चैप्टर जो आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो वहां पर हम लोग को इसी कंपाउंड को स्टडी करना है। तो वहां पर ये ठीक तरीका से और समझ में आएगा। तो फिलहाल आप लोग ये जानिए कि
ब्लू विट्रियोल को जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बदलते हैं तो 4 वाटर का मॉलिक्यूल इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, तो इसका आंसर 4 होगा, ना कि इसका आंसर 5 होगा। ज्यादातर लोग को लगता है कि 5 है तो आंसर 5 होगा, ऑप्शन में 5 भी दिया रहेगा, पर आंसर मारना किस में है? आंसर मारना है 4 में। इस फिगर को आप लोग बना लीजिए। लिख लिया आप लोग? तो ब्लू विट्रियोल कंपाउंड कंप्लीट हुआ। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है जिसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक और पारामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक जिसका कि हिंदी है प्रतिचुंबकीय, और पारामैग्नेटिक जिसका कि हिंदी है अनुचुंबकीय, है ना। तो हम लोग को जानना है कि प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय क्या होता है। तो पहला नंबर पर ये डायमैग्नेटिक। जानिए ये कि डायमैग्नेटिक उसको बोलते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं होते हैं, अर्थात जिसमें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मान 0 होता है। जिसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा मीन्स के सभी इलेक्ट्रॉन पेयर में होंगे, सब इलेक्ट्रॉन में क्लॉकवाइज, सब ऑर्बिटल में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मान 0 निकलेगा। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट म्यू का मान भी क्या निकलेगा? 0 निकलेगा। तो जिसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होता है वह मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होता है, वह चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं होता। और वैसे पदार्थ को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वैसे पदार्थ को ही हम लोग बोलते हैं डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक सॉलिड या डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो उसी तरीका से पारामैग्नेटिक, तो पारामैग्नेटिक उसको बोलते हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर कुछ भी आया 1 2 3 4 5 कुछ भी आ गया तो याद रखना है कि उसको हम लोग पारामैग्नेटिक कहेंगे। इसका मतलब हम लोग पदार्थ को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी मेटल है, जैसे हम लोग से पूछ लेगा कि जिंक कैसा मेटल है, डायमैग्नेटिक है या पारामैग्नेटिक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाएगा। ये क्वेश्चन आ जाएगा कि आयरन जो है ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है या पारामैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा मेटल डायमैग्नेटिक है और कौन सा मेटल पारामैग्नेटिक है? तो इसके लिए हम लोग को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मैं पहले लेक्चर ले चुका हूं। तो जिसको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने नहीं आ रहा है वो पिछले वीडियो लेक्चर को देखें। अब यहाँ पर हम लोग डायमैग्नेटिक और पारामैग्नेटिक को समझेंगे, तो जरा ध्यान देना है। याद रखना है कि कोई भी सब्सटेंस डायमैग्नेटिक तभी होगा जब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मान 0 निकलेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को n से सूचित करते हैं, और यह अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो याद रखना है कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से सूचित करते हैं, उसका मान भी क्या होगा? 0 आएगा। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो समझना है कि वो सब्सटेंस कैसा होगा? डायमैग्नेटिक होगा, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होगा। तो जरा समझते हैं कि किस तरह का एग्जांपल आएगा इसमें। तो इसके एग्जांपल में आता है जिंक, Zn का परमाणु संख्या कितना? 30। मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ गया कि जिंक होते हैं, ऑप्शन दे देगा डायमैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हम लोग किस में टिक करेंगे? तो सबसे पहले जिंक का निकालेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जिंक का अगर हम लोग विन्यास लिखें, तो जिंक का अगर विन्यास लिखेंगे तो आर्गन इसके नजदीक का आर्गन 18 आ जाएगा, ये हो जाएगा 4s2 और ये हो जाएगा 3d10। तो क्या देख रहे हैं कि जिंक का 30 था, तो 18 2 20 और 10 थी, तो सब भरा हुआ है। डी भी फुलफिल है, एस भी फुलफिल है और ये भी फुलफिल है। तो जब सब का सब भरा हुआ है तो सब इलेक्ट्रॉन पेयर में होगा, जोड़ा में होगा, और जब सब जोड़ा में होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या निकलेगा? 0। और जिसका भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 निकल जाएगा समझ जाना कि वो कैसा सब्सटेंस है? वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो इसका मतलब जिंक कैसा एग्जाम्पल है? डायमैग्नेटिक एग्जाम्पल है। और भी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन आया कि Cu+ और Cu2+, कॉपर 2 तरह का आयन बनाता है, Q+ और Q'। क्वेश्चन आएगा कि इन दोनों में से कौन डायमैग्नेटिक है? इन दोनों में से डायमैग्नेटिक कौन है? तो आपको क्या करना होगा? आपको सबसे पहले इन दोनों का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। निकालते हैं। कॉपर का परमाणु संख्या कितना होता है? 29 का अगर निकालेंगे तो बगल का नोबेल गैस कौन आएगा? आर्गन हो जाएगा 18। हम लोग को पता है कि इसमें लगता है हुंसुल, तो हुंसुल लगता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे? हुंसुल लगाएंगे। तो पहले तो ये 4s1 होगा और 3d10 होगा। अब एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, एक इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग लूज कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। तो दिख रहा है कि इसमें तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं और ये पूरा फुल फिल है, मतलब सब पेयर में है। तो अगर सब पेयर में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या निकलेगा? 0 निकलेगा। 0 निकलेगा, इसका मतलब ये डायमैग्नेटिक होगा। ये कैसा सब्सटेंस होगा? डायमैग्नेटिक। तो इसको चेक कर लेते हैं। इसका भी परमाणु संख्या कॉपर है तो 29 होगा। तो यहाँ पर हम लोग का आ गया आर्गन हो जाएगा 18। यहाँ पर है 4s1 और ये है 3d10। 2+ है, 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हुआ तो ये हम लोग का 0 और एक इलेक्ट्रॉन और बच गया, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज होगा, तो ये आ गया 9। तो 9 आ गया, इसका मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मान कितना निकलेगा? 1 निकलेगा। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 निकल गया तो ये चल जाएगा पारामैग्नेटिक। तो याद रहे ये एग्जाम्पल है पारा का और ये वाला एग्जाम्पल है डाई का। तो याद रखना है कि क्यूप्रस जो होता है वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, क्यूप्रिक जो है वो पारामैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं, है ना। अब पारामैग्नेटिक किसको बोलेंगे? तो याद रखना है कि जिसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मान 0 नहीं निकलता हो, अगर 0 न है तो वो पारामैग्नेटिक होगा।
और यह अगर ये जीरो नहीं है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट का मान भी जीरो नहीं आएगा। मैग्नेटिक मोमेंट मैं पिछले क्लास में ले चुका हूँ, तो जो नहीं जान रहे निकालने वो पहले के पीछे के वीडियो लेक्चर को देखें। अब यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन का मान अगर जीरो नहीं है तो वो पैरामैग्नेटिक हुआ। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए हम लोग आयरन ले लेते हैं, तो आयरन का परमाणु संख्या कितना 26। अगर हम लोग 26 का विन्यास लिखेंगे तो हम लोग का क्या लिखा जाएगा, आर्गन आ जाएगा 18, है ना, ये हो जाएगा 4s2 और ये हो जाएगा 3d6। 26 था, 18 2 20 और 6 26। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि s तो पूरा भरा हुआ है, s में ऑर्बिटल 1 होता है और इलेक्ट्रॉन 2 है, तो ये तो पेयर में है। d में ऑर्बिटल कितना होता है, ऑर्बिटल होता है 5 और इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन है 6। तो इसका मतलब हो गया कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होगा, 4 होगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है तो इसका मतलब आयरन कैसा सब्सटेंस है, याद रहे कि आयरन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा मेटल डायमैग्नेटिक होगा और कौन सा मेटल पैरामैग्नेटिक होगा। आ रहा है बात समझ में आप लोग को कि कैसे पहचानेंगे कि कौन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है और कैसे पहचानेंगे कि कौन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। अच्छा, एक बात और याद रखना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मान जितना ज्यादा आएगा वो स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मान कम आएगा तो वो वीकली पैरामैग्नेटिक होगा। क्या मतलब इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग से पूछेगा कि पैरामैग्नेटिक ये भी है और पैरामैग्नेटिक ये भी है, तो इन दोनों में से स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक कौन है, तो याद रखना कि इन दोनों में अगर कंपैरिजन होगा तो ये वीकली पैरामैग्नेटिक होगा और ये स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक होगा, है ना। तो याद रखना है कि ये हम लोग का क्या निकलेगा, ये हम लोग के लिए हो जाएगा स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मान 1 2 या 3 आया तो इसको बोलते हैं वीकली पैरामैग्नेटिक, वीकली पैरामैग्नेटिक। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मान 4 आ गया या 5 आ गया तो उसको बोलते हैं स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक। तो याद रखना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मान 1 2 3 आने पे वो वीकली और 4 और 5 आने पर वो स्ट्रांगली है। तो आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए कि डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक क्या है, और आंसर लिखिए कि वैसा पदार्थ, पहला नंबर में डायमैग्नेटिक में, कि वैसा पदार्थ जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, वैसा पदार्थ जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, अर्थात अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मान 0 होता हो, अर्थात अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मान 0 होता हो, जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होते हों, चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं होते हों, चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं होते हों, उसे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं, उसे डायमैग्नेटिक कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस डायमैग्नेटिक है। इसका मतलब जिंक को अगर चुंबक में सटाएंगे तो जिंक आकर्षित नहीं होगा, लेकिन लोहा को सटाएंगे तो चुंबक में ये आकर्षित हो जाएगा। क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा उपस्थित है। लिखा गया। उसके बाद आप लोग लिखिए पैरामैग्नेटिक में लिखिए कि वैसा पदार्थ जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, अर्थात जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, अर्थात जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं, उसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं, उसे पैरामैग्नेटिक कहते हैं। इसको एग्जांपल में उतारिए। लिखा गया आप लोग का। तो आप लोग पहचान पाएंगे कि अब कौन डायमैग्नेटिक है और कौन पैरामैग्नेटिक है। कुछ एग्जांपल और देखते हैं। जैसे एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन आया कि वेनेडियम 4+ और वेनेडियम 5+, इन दोनों में से कौन डायमैग्नेटिक है और कौन पैरामैग्नेटिक है, कैसे बता पाएंगे हम लोग। तो वेनेडियम का परमाणु संख्या होता है 23, है ना। तो वेनेडियम का परमाणु संख्या 23 है, तो इसका विन्यास लिखेंगे पहले। तो विन्यास लिखेंगे तो क्या आएगा, आर्गन हो जाएगा 18, 4s2 और 3d3, 18 2 20 और 3 23। अब 4+ है तो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना है। 4 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर का मान 4 दिया हुआ है क्वेश्चन में, 4 को लूज करना है। पहले तो 2 यहाँ से लूज हो जाएगा और 2 यहाँ से लूज हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा 1। इसका मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मान 1 है।
और एक आ गया, इसका मतलब ये पारामैग्नेटिक है ना। इसका मतलब कि वेनेडियम 4+ पारामैग्नेटिक है। और अगर इसको निकालते हैं तो हम लोग को क्या आएगा, आर्गन हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 4s2 और ये हो जाएगा 3d 23 का बन गया। 5 इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, तो पहले तो 4 वाला से लूज होगा 2 गो, अब बच गया 3 गो, तीनों यहाँ से लूज हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं कि ना तो इसमें इलेक्ट्रॉन है ना तो इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन का मान क्या निकल जाएगा, 0। और 0 हो गया, इसका मतलब ये कैसा सब्सटेंस है, ये हम लोग के लिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो याद रहे कि वेनेडियम अगर ऑक्सीडेशन नंबर 5 है तो ये हम लोग का सब्सटेंस डायमैग्नेटिक है, और अगर वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 4 है तो ये हम लोग का सब्सटेंस कैसा है, पारामैग्नेटिक है। आ रहा है बात समझ में। तो इस तरीका से हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस डायमैग्नेटिक है और कौन सा सब्सटेंस क्या है, पारामैग्नेटिक है। एनसीईआरटी बुक में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहले आप लोग लिख लीजिए। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि क्वेश्चन लिखिए Fe3+ और Fe2+ में कौन अधिक अस्थायी है और क्यों। क्वेश्चन लिखिए Fe3+ और Fe2+ में कौन अधिक अस्थायी है और क्यों। ये हम लोग का एनसीईआरटी बुक का शॉर्ट क्वेश्चन इन टेक्स्ट में दिया हुआ है। क्वेश्चन लिख लिया आप लोग, Fe3+ और Fe2+ में कौन अधिक अस्थायी है और क्यों। ध्यान दीजिए, तो यहां पर Fe3+ है और Fe2+ है। क्वेश्चन आया कि इन दोनों में से ज्यादा अस्थायी कौन है, स्टेबल कौन है, Fe2+ स्टेबल है या Fe3+ स्टेबल है। तो चेक कर लेते हैं। Fe का परमाणु संख्या कितना है, 26 है। अगर हम लोग इसका विन्यास लिखेंगे तो विन्यास लिखने पे आएगा आर्गन हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 4s2 और ये हो जाएगा 3d6। तो 18 2 20 और 6 26, 2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा 0 है ना। और इसका अगर विन्यास हम लोग बनाएं तो क्या बनाएंगे, आर्गन हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 4s है ना, 4s2 और 3d6, 26 का बन गया। 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो इसका मतलब ये हो गया 0, बच गया एगो, तो एगो यहाँ से भी जाएगा तो ये हो जाएगा 5। अब आप लोग देख के बताइए कि दोनों में से ज़्यादा अस्थायी कौन है। तो अगर आप लोग पहले के वीडियो लेक्चर को अच्छा से पढ़े हैं, देखे हैं, तो आप लोग को याद होगा हंस रूल में कि हंस का कहना था कि आधा भरा ऑर्बिटल और पूरा भरा ऑर्बिटल अधिक अस्थायी और मजबूत होता है उस ऑर्बिटल से जो आधा या पूरा से कुछ कम है। तो बताइए कि डी में फुल फिल कितना होगा, 10, और डी का हाफ फिल कितना होगा, 5। तो हम लोग को दिख रहा है यहाँ पर कि ये जो कन्फिग्रेशन है ये दोनों तो सेम है, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि ये D5 है और ये D6 है। तो हम लोग को पता है कि ये हाफ फिल है। हाफ फिल, और याद रखना है कि हुंस रूल से जो हाफ फिल होता है वह स्टेबल होता है। वह क्या होता है, स्टेबल। और ये ना तो हाफ फिल है ना तो फुल फिल है, तो ये है अनस्टेबल, वो अस्थायी। तो याद रखना है कि Fe2+ जो है वह कम अस्थायी है और Fe3+ जो है वो ज्यादा अस्थायी है। तो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे कि Fe3+ का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 है, अर्थात यह हाफ फील्ड है, इसलिए Fe3+ Fe2+ की अपेक्षा अधिक अस्थायी है। इसलिए Fe3+ Fe2+ की अपेक्षा अधिक अस्थायी है। तो स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं आप लोग को समझ में आ रहा है। याद रखना है कि अगर कभी भी क्वेश्चन स्टेबिलिटी पे आएगा तो पहले विन्यास लिखेंगे। विन्यास लिखने से हम लोग को ये पता चल जाएगा कि किसका विन्यास अस्थायी और किसका विन्यास अस्थायी नहीं है, और वहां से हम लोग बता सकते हैं कि कौन स्टेबल है और कौन स्टेबल नहीं है। ये मैं पहले के वीडियो लेक्चर में भी एक बार बताया था, पर ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको फिर से सॉल्व किया। और डायमैग्नेटिक पारामैग्नेटिक निकालना हो तो याद रखना है कि डायमैग्नेटिक वो होगा जिसमें अनपेक्ट्रॉन का मान 0 निकलेगा, और पारामैग्नेटिक वो होगा जिसमें अनपेक्ट्रॉन का मान 0 नहीं निकलेगा। आप लोग इसको उतार लीजिए, लिख लिया आप लोग। अब एलिमेंट आएगा तो हम लोग पहचान लेंगे कि कौन डायमैग्नेटिक और कौन पारामैग्नेटिक है। लेकिन मान लीजिए कि कोई कंपाउंड आ गया, कोई यौगिक आ गया, तो वैसे कंडीशन में आपको याद रखना होगा कि कौन सा एग्जाम्पल डायमैग्नेटिक और कौन सा एग्जाम्पल पारामैग्नेटिक का है।
जैसे समझिए, याद रखना है कि कंपाउंड में, ऐसे तो एलिमेंट में हम लोग जान रहे हैं कि जिंक जो है वो डायमैग्नेटिक है ना, और Cu प्लस जो है ये भी हम लोग का क्या है, डायमैग्नेटिक, या इनफैक्ट जिसमें भी जीरो आएगा वो सब का सब डायमैग्नेटिक होगा। लेकिन कंपाउंड में याद रखना है, कंपाउंड में सबसे पहला याद रखना है वाटर। याद रखना है कि अगर वाटर को हम लोग आइस के रूप में कर दें, बर्फ के रूप में कर दें, तो बर्फ जो है वो एग्जाम्पल है किसका, डायमैग्नेटिक का। दूसरा एग्जाम्पल है बेंजीन C6H6। इसी का तीसरा एग्जाम्पल है V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, याद रखना है V2O5। और एक एग्जाम्पल है TiO2। तो याद रखना है कि ये 4 एग्जाम्पल जो लिखा हूं मैं, ये सब एग्जाम्पल है किसका, डायमैग्नेटिक। नमक भी एग्जाम्पल में आएगा NaCl। तो याद रखना कि ये पांचों का पांचों एग्जाम्पल क्या है, डायमैग्नेटिक। और इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना है, इसको डायरेक्ट याद रखना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि बेंजीन होते हैं डाई की पारा, तो याद रखना है कि डायमैग्नेटिक, ठीक है। इसी तरीका से पैरामैग्नेटिक का एग्जाम्पल, तो पैरामैग्नेटिक अगर एलिमेंट में पूछेगा तो इसका मतलब निकेल अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट करेगा, है ना, आयरन प्रेजेंट करेगा। तो जितना भी एलिमेंट बच रहा है सब में अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। वेनेडियम आ जाएगा, क्रोमियम आ जाएगा, ये सबको तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन से निकाल सकते हैं। लेकिन कंपाउंड में याद रखना है, कंपाउंड में आपको याद रखना है TiO। दूसरा एग्जाम्पल याद रखना है Ti2O3। और तीसरा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ऑक्सीजन O2। याद रखना है कि O2 जो है ये पैरामैग्नेटिक का एग्जाम्पल है। O2 किसका एग्जाम्पल है, पैरामैग्नेटिक का एग्जाम्पल है ना। और एक है VO2। तो याद रखना है कि ये सब एग्जाम्पल जो ये पैरामैग्नेटिक का है, और ये सब जो एग्जाम्पल है ये किसका है, डायमैग्नेटिक का। याद रहे कि अगर तत्व दे देगा तब तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके अनपेयर इलेक्ट्रॉन चेक करके निकाल सकते हैं, लेकिन अगर यौगिक दे देगा तो ऐसे कंडीशन में याद रहना चाहिए कि कौन सा एग्जाम्पल डायमैग्नेटिक का है और कौन सा एग्जाम्पल पैरामैग्नेटिक का। इस एग्जाम्पल को उतार लीजिए डायमै और इसको उतार लीजिए पैरामै। 1 मार्क्स क्वेश्चन में डी ब्लॉक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि डी ब्लॉक का कौन सा तत्व लाइटेस्ट होता है, हल्का होता है। सबसे हल्का तत्व डी ब्लॉक का कौन सा तत्व है, तो याद रखना इसका आंसर है स्कैंडियम। इसका आंसर क्या है, स्कैंडियम। और क्वेश्चन आया हुआ था कि डी ब्लॉक का सबसे भारी तत्व कौन सा होता है, तो याद रखना सबसे भारी तत्व है ओस्मियम। तो भारी पूछेगा तो आंसर ओस्मियम, और हल्का पूछेगा तो आंसर स्कैंडियम, है ना। अच्छा, मैंने कुछ दिन पहले क्वेश्चन पूछा था आप लोग से कि 3D सीरीज का ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मान सबसे अधिक है। तो मैंने बताया था कि इसका आंसर मैग्नीज गलत है। तो कुछ लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दिए थे कि इसका आंसर क्रोमियम है, और क्रोमियम का जो आंसर निकाल के दिखाए थे वो 5 निकाल के दिखाए थे। याद रखना कि आंसर क्रोमियम सही है, लेकिन उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 नहीं होता है, उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 होता है। देखते हैं जरा उसको। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि 3D सीरीज का कौन सा तत्व है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मान सबसे अधिक होता है। तो 3D सीरीज में आता है कौन कौन, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक। तो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, मतलब परमाणु संख्या 21 से लेकर के 30 तक में सबसे अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर किसी का होता है तो वो है क्रोमियम। और क्रोमियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 24 का अगर विन्यास हम लोग बनाएंगे तो आर्गन होगा, आर्गन का हो जाएगा 18, ये हो जाएगा हम लोग का 4s1, और ये हो जाएगा 3d5। आप लोग को याद होगा कि क्रोमियम में हुंडशुल लगता है, तो हुंडशुल यहाँ पे लगा है। तो आंसर क्रोमियम तो है, लेकिन याद रहे कि अगर कोई पूछेगा इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, तो लोग क्या करता है कि डी में 5 है, तो डी में 5 है, तो इसमें क्या करता है कि 5 अनपेयर्ड इसका आंसर ले लेता है। याद रहे इसका आंसर 5 नहीं होगा, क्योंकि एस में एक ही इलेक्ट्रॉन है और एस में भी ऑर्बिटल एक होता है। तो एक अनपेयर्ड तो एस में ही हो गया, यहाँ पर क्या 2 इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन को ही अनपेयर्ड कहते हैं। तो ये भी सिंगल और इधर का 5 सिंगल। अगर कोई पूछेगा कि क्रोमियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रोमियम में कितना, तो याद रखना कि इसका आंसर कितना है, 6। तो याद रहे अगर क्वेश्चन एग्जाम में ये आया कि 3D सीरीज का ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मान सबसे अधिक होता है, तो याद रखना कि इसका आंसर क्या है, क्रोमियम। और आंसर है कितना, आंसर है 6। एक बात और याद रहे कि जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मान जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड बनाएगा। याद रखना है, एक क्वेश्चन मैंने कुछ दिन पहले आप लोग को बताया था कि ग्रुप नंबर 12 में जिंक, कैडमियम और मरकरी का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, क्यों। तो मैंने लिखवाया था कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मान 0 है, इसका मतलब इसमें वीक मेटेलिक बॉन्ड, कमजोर धात्विक बंधन उपस्थित है। तो अगर क्वेश्चन आया कि 3D सीरीज में ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें कि मेटेलिक बॉन्ड सबसे ज्यादा मजबूत होता है, सबसे ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड बनता है, तो याद रखना है कि सबसे अधिक मेटेलिक बॉन्ड अगर कोई बनाने वाला एलिमेंट है तो वो कौन सा है, वो है क्रोमियम। क्यों, तो इसमें 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो याद रखना है कि मोर मेटेलिक बॉन्ड,
मोर मेटेलिक बॉन्ड, है ना। याद रखना कि क्रोमियम का एक एटम 6 गो मेटेलिक बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि इसके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना मेटेलिक बॉन्ड। तो मेटेलिक बॉन्ड पूरे 3D सीरीज में सबसे ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड कौन दिखा सकता है? क्रोमियम दिखा सकता है ना, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक है। और जिसका मेटेलिक बॉन्ड ज्यादा होगा, याद है, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, द्रवनांक और क्वथनांक। तो अगर क्वेश्चन ये आया कि 3D सीरीज का ऐसा कौन सा तत्व है जिसका द्रवनांक और क्वथनांक का मान सबसे ज्यादा हाई होता है, तो आंसर याद रखना है क्रोमियम। आंसर क्या होगा? क्रोमियम। लिख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन लिख लीजिए कि 3D सीरीज का ऐसा कौन सा तत्व है जिसका कि द्रवनांक और क्वथनांक का मान सबसे अधिक होता है, और आंसर लिखिए कि आंसर है क्रोमियम। लिखिए कि क्योंकि क्रोमियम में 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, अर्थात इसमें सबसे अधिक मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए इसके द्रव्यनांक और क्वथनांक का मान सबसे अधिक होता है। इसलिए इसके द्रव्यनांक और क्वथनांक का मान सबसे अधिक होता है। लिखा गया। एक क्वेश्चन और जो एनसीईआरटी बुक का ही है। क्वेश्चन ये है कि 3D सीरीज का ऐसा कौन सा तत्व है जो +1 ऑक्सीडेशन नंबर प्रदर्शित करता है? 3D सीरीज का ऐसा कौन सा तत्व है जो +1 ऑक्सीडेशन नंबर प्रदर्शित करता है? याद है आप लोग को? याद रहे कि इसका आंसर है कॉपर। कॉपर ही है जो +1 दिखाता है। वैसे तो कॉपर +2 भी दिखाता है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा था कि +1 कौन दिखाता है। तो याद रहे कि +1 दिखाने वाला केवल कौन है? कॉपर है। क्यों? क्योंकि कॉपर में जो ये 4s1 होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और यही +1 दिखाता है। तो याद रखना है कि क्वेश्चन अगर ये पूछेगा कि 3D सीरीज का ऐसा कौन सा तत्व है जो +1 ऑक्सीडेशन नंबर प्रदर्शित करता है, तो याद रखना इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कॉपर। तो आप लोग इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। लिख लिया आप लोग? तो आज के क्लास का ये लास्ट टॉपिक है। अब लास्ट टॉपिक ये है कि हम लोग को स्ट्रक्चर जानना है कि कौन से मेटल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि आयरन होता है, ऑप्शन दिया रहेगा कि प्रिमिटिव, BCC, FCC, HCP। तो हम लोग कैसे जान पाएंगे कि कौन से मेटल का स्ट्रक्चर कैसा है? हम लोग जानते हैं कि अगर ये मेटल है तो ये अगर ये सॉलिड में होगा, और अगर ये सॉलिड में है तो इसका स्ट्रक्चर डेफिनेट होगा। तो हम लोग सॉलिड स्टेट में पढ़े हुए हैं कि प्रिमिटिव उसको बोलते हैं जिसके कि केवल कॉर्नर पर एटम होता है। BCC उसको बोलते हैं जिसके कि कॉर्नर के साथ साथ बॉडी में एटम होता है। FCC उसको बोलते हैं जिसके कॉर्नर के साथ साथ फेस में एटम प्रेजेंट होता है। इसी तरह से दो तरह का पैकिंग होता है, एक होता है HCP और एक होता है CCP। SCP का फुल फॉर्म है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और CCP का फुल फॉर्म है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो ये टॉपिक शायद अभी हुआ है कि नहीं हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन याद रखना है आपको कि पैकिंग इफिशियंसी है। पैकिंग दो तरह का होता है कि HCP और दूसरा CCP। CCP का फुल फॉर्म क्यूबिक क्लोज पैकिंग और SCP का हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और T का नाम है टिपिकल एलिमेंट। टिपिकल उसको बोलते हैं जिसका स्ट्रक्चर बता नहीं सकता है। जैसे में मरकरी जो है वो लिक्विड स्टेट में है तो उसके स्टेट को बता नहीं सकता है। तो उसी तरह से कुछ जिंक जो है, ये कैडमियम जो है, ये सब सॉफ्ट मेटल है। याद रखना है कि इस सब को अगर थोड़ा सा भी हीट किया जाए तो ये तुरंत वेपोराइज हो जाता है। तो इस कारण से इसके स्ट्रक्चर को मेजर नहीं किया जाता है। जब नहीं मेजर कर सकते हैं तो इसको हम लोग टिपिकल कहते हैं। तो याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, किसी का भी वो स्ट्रक्चर पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि सोडियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, या पोटेशियम का स्ट्रक्चर कैसा है, या फिर ओस्मियम का स्ट्रक्चर कैसा है। तो स्ट्रक्चर याद रखने के लिए आपको कुछ मैं ट्रिक बताऊंगा, पहले आप लोग इस पर ध्यान दें। याद रखना है कि ग्रुप नंबर 3 में आता है स्कैंडियम, यूट्रियम, है ना, और लेंथेनम। हम लोग को 3 गो का याद रखना है ना। यूट्रियम याद रखना है कि स्कैंडियम, यूट्रियम और लेंथेनम ये पीरियड नंबर 4 में आता है। ये पीरियड नंबर 5 है, ये पीरियड नंबर 6 में। 7 नंबर जो वो इनकम्प्लीट है, उसके बारे में बुक में कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ नहीं है। तो याद रखना है कि ये 3 गो का आपको याद रखना है। इसी तरीका से ग्रुप नंबर 12 में आता है जिंक, कैडमियम और मरकरी। इन 3 गो के बारे में जानना कि इन तीनों का टिपिकल होता है। टिपिकल कहने का मतलब है कि सबका स्ट्रक्चर डिफिनिट नहीं है, अभी बताया नहीं सकता कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। पर याद रखना है कि स्कैंडियम, यूट्रियम और लेंथेनम इन तीनों का स्ट्रक्चर HCP होता है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आया कि स्कैंडियम की आकृति होती है तो आंसर किसमें टिक करना है? HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यूट्रियम, तो इन तीनों का देखिए HCP है। यहाँ पर इन तीनों का भी क्या है? HCP है। टाइटेनियम का भी HCP, जोरेंशियम का भी HCP और हॉफनियम का भी क्या है? HCP है। उसी तरीका से ये ग्रुप नंबर 5 का देखिए BCC। ग्रुप नंबर 6 का भी देखिए BCC और BCC।
फिर ग्रुप नंबर 7 का देखिए HCP, HCP, SCP। ये वाला एक अलग से याद रखना है कि इसमें तीनों अलग अलग है। आयरन का जो स्ट्रक्चर है वो BCC है। RU जिसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा होता है +8, ये CCP और ओस्मियम भी दिखाता है +8, ये दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर +8 है। और याद रखना है कि ये भी HCP है, तो यहाँ पर ये BCC है, ये CCP और ये HCP है। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ग्रुप नंबर 9 जो है ये CCP, CCP, CCP। ग्रुप नंबर 10 जो है जिसमें निकेल, प्लेडियम और प्लेटिनम है ना, EbCCP, CCP और CCP। इसको हम लोग क्या बोलते थे, ग्रुप नंबर 10 आप लोग को याद होगा, हम बताए थे इसको बोलते थे कैटलिस्ट, है ना, कैटलिस्ट ग्रुप। तो कैटलिस्ट, निकेल भी कैटलिस्ट का काम करता है, प्लेडियम भी और प्लेटिनम भी। ग्रुप नंबर 11 आप लोग को याद होगा, इसको बोलते हैं क्वाइनेज, क्वाइनेज मेटल। तो क्वाइनेज मेटल याद रखना है कि ये भी CCP, CCP और CCP। और ग्रुप नंबर 12 सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट आता है जिंक, कैडमियम और मरकरी, इन तीनों का टिपिकल। तो एग्जाम में इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में डाल देगा, क्वेश्चन दे देगा कि सिल्वर की आकृति होती है। अब लोग कैसे जानेंगे कि सिल्वर की आकृति कैसी होती है, तो आपको याद करना पड़ेगा। अब याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक समझिए। आपको यह समझना है कि ग्रुप नंबर 12 आप लोग को याद है, ग्रुप नंबर 12 का याद रखना है कि ग्रुप नंबर 12 जो होता है वो टिपिकल होता है। ग्रुप नंबर 12 जो होता है वो क्या होता है, टिपिकल, मतलब उसका स्ट्रक्चर डेफिनेट नहीं होता है, टिपिकल होता है। उसी तरह से याद रखना है कि ग्रुप नंबर 3 है ना, ग्रुप नंबर 4 और ग्रुप नंबर 5 क्या देख रहे हैं कि 3, 4 और 5 नहीं, 5 तो BCC में चला जाएगा। और SCP में कौन है, SCP यहाँ है, SCP यहाँ है और SCP यहाँ। ग्रुप नंबर 7 याद रखना है कि 3 नंबर, 4 नंबर और 7 नंबर, ग्रुप नंबर 3, 4 और 7 ये दिखाता है किसको, ये दिखाता है HCP को, ये दिखाता है किसको, HCP को। उसी तरीका से आपको याद रखना है कि ग्रुप नंबर किस में आता है, 5 में, 6 में और BCC कहीं पर है, तो 2 गो में BCC आ रहा है। किस में BCC आ रहा है, 5 में और 6 में। तो याद रखना है कि ग्रुप नंबर 5 और ग्रुप नंबर 6 ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है BCC। और स्पेशली आपको एक अलग से याद रखना है जो ग्रुप नंबर कितना है, ग्रुप नंबर 8 है, इसमें तीनों अलग अलग है। आयरन BCC है ना, और यूरेनियम जो है वो क्या है, CCP, और ओस्मियम जो है वो क्या है, HCP है। और बाकी सब में ग्रुप वाइज दिया हुआ है। और CCP में कौन कौन आ रहा है, तो CCP में हम लोग लिख लेते हैं कि ग्रुप नंबर लिख लीजिए कि ग्रुप नंबर 9, 10 और 11। ग्रुप नंबर 9, 10 और 11 क्या है, CCP है। तो याद रखना है कि 9, 10 और 11 CCP, देखिए यहाँ पर सब में CCP है, सब में क्या है, CCP। तो याद रखना है कि ग्रुप नंबर 9, 10 और 11, ग्रुप नंबर 9, 10 और 11 है ना, ये दिखा रहा है किसको, CCP को। तो इस तरीका से कोई भी क्वेश्चन आएगा स्ट्रक्चर से रिलेटेड तो बन जाएगा। अच्छा, मैंने अभी थोड़ा देर पहले ये भी पूछा था कि सोडियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब इसमें सोडियम तो आता ना है, तो याद रखना है कि S ब्लॉक में जितना भी तत्व है वो सब का सब BCC है। S ब्लॉक में जितना भी तत्व है वो सब का सब BCC है। तो आप लोग S ब्लॉक का ये पहचाने कैसे, तो मैं ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक निकालने बता चुका हूँ। अगर आपको मान लीजिए एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया और आपको ये तो याद है कि ग्रुप नंबर 12 को टिपिकल कहते हैं, लेकिन यही नहीं पता है कि ग्रुप नंबर 12 का तत्व ये है या नहीं है, तो आप लोग ग्रुप निकालिए उसका पहले, और ग्रुप निकाल करके चेक करिए। अगर ग्रुप नंबर 12 आया तो आंसर टिपिकल मारना है। अगर उसका ब्लॉक S निकल गया है ना, ब्लॉक क्या निकल गया, S। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग सोडियम को ले लेते हैं, है ना, तो सोडियम का अगर विन्यास लिखेंगे तो उसके लास्ट में आएगा 3s1, तो 3s1 इसका मतलब S गया, तो S गया तो इसका मतलब वो S ब्लॉक का तत्व। और सोडियम आ जाए, पोटासियम आ जाए, कैल्शियम आ जाए, मैग्नीशियम आ जाए, तो इस सब का आंसर BCC मारना है। इस सब का आंसर क्या लिखना है, BCC। तो पॉइंट बना के लिख लीजिए कि S ब्लॉक के सभी तत्व BCC होते हैं, S ब्लॉक के सभी धातु BCC होते हैं, S ब्लॉक के सभी धातु क्या होते हैं, BCC होते हैं। स्ट्रक्चर में BCC का फुल फॉर्म, BCC का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग को याद है या नहीं है, इसका मैंने क्या बताया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसका हो जाएगा बॉडी क्यूबिक सेल, बॉडी क्यूबिक सेल। एक होता है FCC, इसमें FCC नहीं दिख रहा है जो, है ना। FCC क्या होता है, फेस सेंटर्ड सेल। फेस एक प्रिमिटिव है, एक BCC और एक FCC है, 3 तरह का यूनिट सेल होता है। तो आप लोग इसको उतार लीजिए, आप लोग इसको लिख लीजिए। तो आज का क्लास यहीं पर कंप्लीट होता है, और इसमें हम लोग को 2 कंपाउंड को स्टडी करना है। एक का नाम है KMnO4, है ना, पोटेशियम परमैंगनेट, और एक है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट।
ये 2 कंपाउंड को हम लोग स्टडी करेंगे तो ये चैप्टर हम लोग का क्या हो जाएगा, ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। याद रखना है कि जो भी चैप्टर टॉपिक हम लोग का चल रहा है ये काफ़ी डिटेल में चल रहा है। अगर आप लोग इतना तैयारी कर लिए तो केवल बिहार बोर्ड ही नहीं, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या कोई भी तरह का मेडिकल या इंजीनियरिंग का एग्जाम हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग से बन जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि बीआईटी का एग्जाम दें, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, या आईआईटी जेईई मेन का देना चाहते हैं, या नीट का देना चाहते हैं, तो किसी भी तरह का एग्जाम देना चाहते हैं तो वीडियो लेक्चर को सही से सुनिए और उसका एक फेयर कॉपी तैयार कीजिए। और अच्छे तरीका से अगर आप समझ रहे हैं तो आपको किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगा। थैंक यू।